हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा टाइटल दीजिए, एक 1.5 पैरा करीब लिखेंगे। लिखेगा कौंत का योगदान। कौंत, अगस्त कौंत का योगदान। यहाँ लिखिएगा औद्योगिक तथा फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक तथा फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय समाज एक क्रांति काल से गुजर रहा था, क्रांति काल से गुजर रहा था। पुराने नियम, मूल्य एवं विचार टूट रहे थे और उसकी जगह पर नए सामाजिक नियम व कानून उदित हो रहे थे। उनकी जगह पर नए सामाजिक नियम व कानून उदित हो रहे थे। समाज में एक व्यापक अव्यवस्था फैली हुई थी। समाज में एक व्यापक अव्यवस्था फैली हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप बुद्धिजीवी जगत में एक विरोधी विचारधारा का, इसके परिणाम स्वरूप बुद्धिजीवी जगत में एक विरोधी विचारधारा का विकास 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में हुआ था। जिसे व्यवस्था की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। व्यवस्था की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर समझते हैं, एक आदेश वाला होता है, एक व्यवस्था वाला होता है। ठीक है, किस ऑर्डर में अरेंज है बोलते हैं ना, तो व्यवस्था। ठीक है, इस विचारधारा का नाम ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे मानने वाले विचारक समाज से व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की बात करते थे। समाज से व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की बात करते थे। कौंत का जन्म इसी काल में हुआ। कौंत, पैरा चेंज करके लिख सकते हैं, कौंत का जन्म इसी काल में हुआ, इसलिए वे इन विचारधाराओं से प्रभावित हुए। कौंत ने ही सर्वप्रथम समाज के अध्ययन के लिए
समाज के अध्ययन के लिए एक अलग विज्ञान की कल्पना की, एक अलग विज्ञान की कल्पना की। उनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का न सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, वरन रिपीट कर देता हूं। कॉन्त ने ही सर्वप्रथम समाज के अध्ययन के लिए एक अलग विज्ञान की कल्पना की। उनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का न सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, वरन या बल्कि, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, उन समस्त नियमों एवं शक्तियों का भी अध्ययन करेगा जिसके फलस्वरूप समाज में परिवर्तन होता है या व्यवस्था बनी रहती है। इस नए विज्ञान का नाम उन्होंने सर्वप्रथम सोशल फिजिक्स, अंग्रेजी शब्द लिख सकते हैं, सोशल फिजिक्स रखा था। और बाद में इसका नाम सोशियोलॉजी ऐसा वाला लॉजी होगा, GIE है ना, LOGIE, सोशियोलॉजी रखा। इस नवीन विज्ञान को उन्होंने व्यवस्था एवं प्रगति के विज्ञान और ब्रैकेट में लिखिएगा साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस के रूप में परिभाषित किया। पैरा चेंज करिए। ये अभी हम पृष्ठभूमि में ही चल रहे हैं, एक बार इसका विकास आपको समझ में आएगा तो आगे समझना आसान होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही आपका सिलेबस डायरेक्टली कहता है कि आपको उद्विकास पढ़ना है ना, या इसका विकास पढ़ना, लेकिन मैं जानबूझकर ऐड करवा रहा हूं ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आए कि कहां से ये विषय निकल कर आया, किस पृष्ठभूमि में निकल कर आया। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखेगा समाजशास्त्र का तेजी से विकास मुख्य रूप से फ्रांस, जर्मनी एवं अमेरिका में बीसवीं सदी में हुआ। अमेरिका में 20वीं सदी में हुआ है। इसके बावजूद कि ब्रिटेन में
बहुत बड़े बड़े समाजशास्त्री एवं सामाजिक चिंतक हुए। बड़े बड़े समाजशास्त्री एवं सामाजिक चिंतक हुए, कौमा, वहां के विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में काफी देर से उभर कर सामने आया। मतलब आप देखोगे कायदे से तो 1930 से लेकर 1960 तक ये महत्वपूर्ण चरण है समाजशास्त्र के विकास के लिए। ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं पढ़ा जाता था, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों में इस विषय की उत्पत्ति देखी जा सकती है। भारत में भी आज़ादी के बाद लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इस विषय को पढ़ाया जाने लगा, है ना। तो विदेशों में आप देखोगे अमेरिका ज़्यादा समृद्ध है समाजशास्त्र के सिद्धांतों को लेकर, वहाँ पर ज़्यादा इसकी पढ़ाई हुई। ब्रिटेन में हालांकि बहुत सारे थिंकर्स भी पैदा हुए, चिंतक भी पैदा हुए। और आज जब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की तो इसमें जर्मन मतलब जर्मनी की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करते हैं और खासकर अमेरिका की बात करते हैं। इन तीन देशों से जिस तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ और वही पूरी दुनिया में समाजशास्त्री सिद्धांतों के तौर पर देखे जा सकते। क्लियर है। जर्मनी यूरोप का नाम इसलिए बार बार आता है क्योंकि वहां पर दर्शन का विकास हुआ, दर्शन शास्त्र का विकास हुआ और ढेर सारे दार्शनिक वहां पर पैदा हुए। तो इसलिए आप देखोगे अक्सर जर्मनी, यूरोप, है ना, इनका नाम लिया जाता है। रोम, इटली, ये सब जितने भी थे यूरोपियन देश, वहां पर आप देखोगे इस तरह से विकास तेजी से हुआ। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हम उन्हीं के हिसाब से आगे पढ़ रहे हैं अपना सिलेबस, ऐसा भी लगता है कई बार। लेकिन भारत में भी इसका ग्रेजुअली विकास हुआ। तो भारत के विकास के क्रम के बारे में बात करेंगे। आगे लिखिएगा आप पैराग्राफ चेंज करके। समाजशास्त्र यूरोप में पैदा हुआ और अमेरिका में विकसित हुआ। यूरोप में पैदा हुआ और अमेरिका में विकसित हुआ। जहां से वह सारी दुनिया में फैला, जहां से वह सारी दुनिया में फैला। इस विषय की लोकप्रियता इसी से स्पष्ट होती है कि आज इस विषय की अनेक महत्वपूर्ण शाखाएं उभर कर सामने आई हैं। जिनमें महत्वपूर्ण शोध कार्य चल रहे हैं, तथा दूसरे सामाजिक विज्ञान के चिंतक अपने अध्ययनों में समाजशास्त्री दृष्टिकोण को अपना रहे हैं।
नेक्स्ट टाइटल दीजिए, भारत में समाजशास्त्र का उदय। नहीं नहीं, सिलेबस में हाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा है, समाजशास्त्र का अर्थ लिखा है ना, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना ज़रूरी है समझने के दृष्टिकोण से। मालूम मैं नहीं पढ़ाता हूँ, सीधे जंप कर जाता हूँ। लोक प्रशासन पढ़ा है ना मुझसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा है ना, तो वहाँ भी याद होगा पृष्ठभूमि मैंने पढ़ाया था। जब तक किसी विषय का बैकग्राउंड, खासकर मानविकी विषयों का बैकग्राउंड आपको नहीं पता होगा कि इन परिस्थितियों में विषय उभर कर आया, तब तक आप उसके बारे में मन से नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट जंप कर जाता अनेक अन्य विषयों के साथ संबंध और ऐसा ऐसा। ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें आपको बैकग्राउंड समझ में आ रहा है कि उस वक्त ब्रिटेन में क्या माहौल था, इंग्लैंड में क्या माहौल था, भारत में कब इसकी पढ़ाई शुरू हुई, ताकि कोई भी प्रश्न इधर उधर दाएं बाएं आए तो आप उसको संभाल सकते हैं। जैसे ये एक लिंक बताया मैंने अभी, समाजशास्त्र औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण की शुरुआत पहले कहाँ से होती है, ठीक है ना। वो पृष्ठभूमि पता है तो इतिहास में भी लिख पाओगे, पॉलिटी में भी लिख पाओगे, ऐसे में भी लिख पाओगे, समाजशास्त्र में भी लिख पाओगे और इंटरव्यू में भी बता पाओगे आप, ठीक है ना। तो समग्र रूप में इसको देखा करो जब भी सिलेबस को देखते हो। हाँ, टाइम लिमिट भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपका टाइम पर फिनिश भी हो सिलेबस। तो बहुत उतने विस्तार में नहीं जाते हैं जितना यूपीएससी में पढ़ा जाता है, फिर भी उतना पढ़ के निकलना है जितने में सब्जेक्ट पकड़ में आ जाए। आगे लिखिएगा, भारत में समाजशास्त्र का उदय, लिख लिए टाइटल, भारत में समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में पश्चिमी देशों से ही आया है। भारत में समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में पश्चिमी देशों से ही आया है। अन्य देशों की तरह भारत में भी कुछ ऐसे विचारक हुए हैं जिनकी कृतियों में हमें प्राचीन सामाजिक व्यवस्था की झलक मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनु द्वारा रचित मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। आदि प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। पैरा चेंज कीजिए, यूरोप में विशेषकर फ्रांस एवं इंग्लैंड में समाजशास्त्र का उदय औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ।
यूरोप में विशेषकर फ्रांस एवं इंग्लैंड में समाजशास्त्र का उदय औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ। लेकिन भारत में औद्योगिक क्रांति बहुत देर से प्रारंभ हुई। भारत में औद्योगिक क्रांति बहुत देर से प्रारंभ हुई और समाजशास्त्र की उत्पत्ति पहले हुई। हमारे यहाँ समाजशास्त्र की उत्पत्ति में उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप होने वाले पश्चिमीकरण एवं आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पश्चिमीकरण एवं आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पश्चिमीकरण का क्या अर्थ हुआ? कैसे? हाँ, उदाहरण दीजिए ना मुझे, कब हुआ ये? आजादी के पहले होगा ना, पहले से ही हो। जब अंग्रेज आए, विदेशी आए, तभी से हम उनसे प्रभावित थे। लिखा तो है आप लोगों ने लाइन। अंग्रेजी शिक्षा वो लोग जब आए, उपनिवेश हम बन गए, तभी से समझ लो उनका प्रचार प्रसार होने लगा। हम उनको सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, उनके पहनावे को, खान पान को, हमें सब कुछ ठीक लगने लगा ना, तो हमने धीरे धीरे कॉपी किया। आप देखेंगे 1813 में उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रावधान किया शिक्षा के लिए, और वहां से डिसाइड हुआ कि शिक्षा, उच्च शिक्षा या लोअर लेवल पर प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम ऊपर लेवल पर शिक्षित कर दें, वो टपकन विधि से नीचे तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना। और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। पर्पस क्या था? कि उनको कर्मचारी चाहिए थे। दूसरा पर्पस क्या था? कि जब आप भाषा को सीखते हो कहीं की, तो वहाँ की संस्कृति को समझना शुरू करते हो। जब संस्कृति को समझते हैं तो वहाँ के संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों को अपनाने का प्रयास करते हैं, और जब अपनाओगे तो उस बाजार से सामान खरीदोगे आप। यहाँ से बाजार की भूमिका नजर आती है कि वो लोग बाजार को बढ़ाना चाहते थे, और यही रीज़न है कि वो लोग अपना सामान यहाँ पर हमारे ही कच्चा माल से तैयार करके मशीन से उत्पादन किया हुआ सामान लाकर देते थे, और वो सोचते थे कि ये लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान खरीदें। तब कब खरीदोगे आप सामान? जब आप उनकी भाषा समझ लोगे। भाषा समझ लोगे तो उनके संस्कृति को समझना आसान होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो आपको गोंडी बोलने आती, ठीक है, या मुरिया बोलने आती, तो आप क्या करोगे? बोलकर उनके जैसे लगने लगोगे आप। होगा ऐसा? जब आदमी कोई भाषा बोलता है तो उनके जैसा वो टोन पकड़ता है, सामानों को पहचानना शुरू करता है, उन शब्दों को पकड़ता है, वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है, तो आप उस संस्कृति के और नजदीक चले जाते हैं। क्लियर हो रहा है? रोजमर्रा की चीजों को आप जानना शुरू कर देते हैं। इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो आप नजदीक हो जाते हैं ना उनके। तो ठीक इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, ताकि ये हमारी भाषा समझ के हमारी संस्कृति को स्वीकार कर लें। और जब किसी की संस्कृति अच्छी लगने लगेगी तो वो व्यक्ति खुद ब खुद स्वीकार हो जाएगा। होगा ऐसा? तो ये बहुत बड़ा कारण था कि वो चाहते थे कि भारतीय उनको स्वीकार कर ले, और जो चीज आसान होगी आप उसको उतने जल्दी स्वीकार करोगे आप। होगा ऐसा? क्लियर है? तो आप देखेंगे कि जहां पर भी भाषा में गैप है बहुत ज्यादा, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। जैसे पूरे नॉर्थ बेल्ट में
आप देखेंगे लगभग लगभग हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, ये सब मिलती जुलती भाषाएं है ऐसा, लगभग लगभग आपको समझ में आ जाता। थोड़ी बहुत पंजाबी भी समझ लेते हो आप, राजस्थानी भी समझ लेते हो, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं हिंदी के शब्दों का उच्चारण आपको मिलेगा, हिंदी उर्दू ये सब मिक्स। जैसे ही साउथ द्रविड़म भाषा की बात आती है, द्रविड़ भाषाओं की बात आती है, एकदम से अलग हो जाता, आप पकड़ ही नहीं पाते हो। और यही कारण है कि वो अंतर हमको बहुत परेशान करता है। इसीलिए आप क्या करते हो, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, एकदम बाइफर्केशन, दोनों के बीच एक कॉमन लैंग्वेज है, वो इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप बात करते हो तो जल्दी दोस्ती हो जाती है। जहां हिंदी में बोले उनको लगता है अच्छा ये तो अपना वाला बोल रहा है, उनको समझ में आती है हिंदी, इवन दो वो लोग दीवार खड़ी करके रखते हैं कि अच्छा हम इसकी भाषा समझ लेते हैं, ये हमारी भाषा नहीं समझ पा रहा है, तो आप तमिल बोलना शुरू कर दो, उनको अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो आप देखो उनकी मूवीज को भी आप हिंदी में देख रहे हो रहा है ऐसा, ठीक है? तो और इसलिए उनका बाजार भी चल रहा है। तो भाषाओं के ऊपर अब टेक्नोलॉजी आ गई, गूगल ट्रांसलेशन, किसी भी भाषा में आप ट्रांसलेट कर सकते हो पूरा कंटेंट कि क्या लिखा है। इससे क्या हो गया, एक दूसरे के लिटरेचर को पढ़ने की सुविधा बढ़ गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, संस्कृति को समझना है तो भाषा को पहले समझना होगा। क्लियर है? और यही समाधान नक्सलवाद में भी अपनाया गया। कहा गया कि नक्सलवाद का समाधान करना है तो उससे जुड़े हुए उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा होगी उस भाषा को समझने वाले अधिकारियों की, हम उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। क्लियर हो रहा है? नक्सलवाद की समस्या का समाधान के लिए एक रास्ता सुझाया गया था। तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप देखोगे औपनिवेशिक जो परंपरा रही, उपनिवेश जब हमको बनाया गया, उसी वक्त हमने मान लिया कि ये लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। और इतिहास में आप पढ़ोगे, वेदों की ओर लौटो, है ना? वेदों की ओर लौटने क्यों कहा गया? क्योंकि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे, हमें लगता था कि यही लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, इनका पहनावा, खान पान, और हमने आसानी से उनके नियम कानून को स्वीकार लिया, उनकी गुलामी हमने कबूल कर ली। हुआ ऐसा? इसीलिए वेदों की ओर पुनः लौटो, बैक टू वेदास मूवमेंट चलाया गया, क्योंकि हमने माना कि हमारे वेदों में बहुत ताकत है, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में बहुत ताकत है, उसको अपनाइए और अपनाकर वापस आप भारतीयता में बने रहिए। क्लियर है? लेकिन हुआ क्या, फ्यूजन होने लगा, मिक्स होने लगा। जैसे हमारे मुनीम जी टोपी पहन लिए, धोती पहन लिए और ऊपर ब्लेजर डाल लिए, है ना? तो धोती और ब्लेजर, नीचे बूट पहन लिए, लेदर शूज, हाथ में अम्ब्रेला ले लिए और सिगार पी रहे। सिगार हमारे यहाँ का नहीं है। क्लियर? तो वो जो व्यक्ति है वो प्योर वेस्टर्नाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, पश्चिमीकरण का। फिर पश्चिमीकरण में कुछ सोच हमें ठीक ठाक लगने लगी, कुछ सोच जो थी उनकी उसको भी हमने अपना लिया, जैसे रूल करने वाला नियम, शासन करने वाला। तो कुछ जगह पश्चिमीकरण को हमने अंधाधुंध फॉलो किया, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अभी जो मैंने लिखा कि हमें आधुनिक बनना था, तो आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन अलग चीज है, वेस्टर्नाइजेशन अलग चीज है। हालांकि वेस्टर्नाइजेशन में कुछ कुछ आधुनिक विचार हैं, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण शुद्ध रूप में ब्रिटेन को फॉलो करना भारत के लिए, क्योंकि हमारे पश्चिम में वो लोग हैं, है ऐसा? हमारे पश्चिम में वो लोग हैं, तो इसलिए भी पश्चिमी देशों, अच्छा वो विकसित थे इत्तेफाक से सारे, और हम विकासशील थे, तो हमें लगा वही लोग ठीक है। जैसे उन्होंने ट्रेन, रेलवे व्यवस्था जो की बहुत बढ़िया है, आज भी आप देखोगे उनका ब्रिज गिरता नहीं, टूटता नहीं, है ना? तो इसका मतलब उन लोगों ने जो व्यवस्थाएं की वो बहुत बेहतर थी। उनकी बनाई हुई सड़कें, उनकी बनाई हुई बिल्डिंग, उनकी दी हुई टेक्नोलॉजी आज भी एज इट इज है, कुछ भी खराब नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो व्यवस्थाएं ठीक थी, हम उसको सीख नहीं पाए, इसलिए भी हमको समस्या रही। एनीवेज आगे लिखते हैं हम लोग। आप पैरा चेंज करके लिखिएगा।
यूरोपीय शासकों एवं व्यापारियों ने अपने देश के मानवशास्त्रियों, प्रशासकों, इतिहासकारों, अपने देश के मानवशास्त्रियों, प्रशासकों, इतिहासकारों एवं ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, जनजातियों, ग्रामीण समुदाय, संयुक्त परिवार, हाँ ग्रामीण समुदाय, कौमा संयुक्त परिवार, कौमा धर्म, कौमा साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। उन लोगों ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से समझने का प्रयास किया। ताकि वे भारत पर सफलतापूर्वक प्रभुत्व कायम रख सकें। इस प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतविद पैदा हुए। भारतविद मतलब भारत के विशेषज्ञ, जैसे शिक्षाविद है ना, विद मतलब विद्वान से विद बना है। भारतविद पैदा हुए। इन विद्वानों ने जो भारतीय समाज और संस्कृति का चित्र प्रस्तुत किया, उससे ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत ही पिछड़ा प्राचीन दकियानूस, विचित्र एवं दकियानूस मतलब परंपराओं को जो फॉलो करता है। हम बोले दकियानूसी बातें हो रही हैं। दकियानूस विचित्र एवं स्थिर सभ्यता एवं संस्कृति वाला देश है। पैरा चेंज करके लिखिएगा, एक दो नाम लिख लेते हैं विदेशी स्कॉलर्स के। प्रारंभिक पाश्चात्य विद्वानों में चार्ल्स टी मेटकाफ, हाँ टी फॉर तमिलनाडु अलग से आ जाएगा, चार्ल्स टी मेटकाफ, मैक्स म्यूलर एक ही व्यक्ति का नाम है।
विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, डब्ल्यू रॉबिन्सन, आदि का नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। इन विद्वानों की कृतियों ने बहुत सारे भारतीयों को, इन विद्वानों की कृतियों ने बहुत सारे भारतीयों को अपने समाज और संस्कृति का, अपने समाज और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय शिक्षा जगत में एक नए प्रकार की बौद्धिक क्रांति हुई। अनेक विश्वविद्यालय खोले गए, बौद्धिक क्रांति हुई, साथ ही अनेक विश्वविद्यालय खोले गए। और विभिन्न विभागों में अलग अलग चिंतक तैयार होने लगे। पैरा चेंज करके लिखिएगा। एमएन श्रीनिवास, एमएन श्रीनिवास ने अपने एक लेख में अपने लेख में 1773 से 1900 तक के काल को, 1773 से 1900 तक के काल को भारतीय मानव शास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र का प्रारंभिक काल माना जाता है। पैरा चेंज करके लिखिएगा। पाश्चात्य विद्वानों की कृतियों से, पाश्चात्य विद्वानों की कृतियों से काफी भारतीय प्रभावित हुए और एक नए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। और उनमें से कुछ लोगों ने अन्य विषयों के अलावा भारतीय दर्शन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों में विशेष रुचि दिखाई। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों में विशेष रुचि दिखाई। वे लोग प्रायः स्वाभाविक तौर पर उच्च जाति एवं जमींदार परिवार से जुड़े हुए थे।
स्वाभाविक तौर पर उच्च जाति एवं जमींदार परिवार से जुड़े हुए थे। ये जो लिख रहे हो ये हिस्ट्री में भी काम आएगा आपको, ठीक है ना, समझने में। वे आर्थिक रूप से इतने संपन्न और सामाजिक दृष्टि से इतने जागरूक थे कि वे भारतीय महानगरों एवं इंग्लैंड जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उन लोगों ने अपने ढंग से भारतीय समस्याओं पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में ये बुद्धिजीवी अंग्रेजी शासन के समर्थक थे और अंग्रेजों की मदद से बुद्धिजीवी अंग्रेजी शासन के समर्थक थे और अंग्रेजों की मदद से भारतीय समाज में सुधार तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में विशेष रुचि लेते थे। उस काल के विद्वानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वे लोग जो घोर राष्ट्रवादी थे और दूसरे वे जो मार्क्सवादी थे। वे जो मार्क्सवादी थे। ठीक है, तो एक बैकग्राउंड आपको मिल गया। एक पैरा चेंज करके लिखेगा। एम.एन. श्रीनिवास, रामकृष्ण मुखर्जी, एस.सी. दुबे, टी.एन. मदान, आंद्रे एस.सी. दुबे, टी.एन. मदान, आंद्रे बेते, हाँ आंद्रे बेते, हाँ जी,
आंद्रे और बेते दो अलग अलग शब्द लिख लो, उनका सरनेम जैसा है, ठीक है ना। कुछ जगह बेते ही लिखा होगा, ठीक है, वो स्पेलिंग जब देखोगे तो टोटली डिफरेंट है वो। हाँ, आंद्रे बेते, ठीक है। फिर लिखो आर के जैन, आदि मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र से जुड़े चिंतक थे। ठीक है, मतलब ये प्रमुख नाम है जो आप सुनते हैं। आपको सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है, पूरा ऑप्शनल, नहीं तो वहाँ पर थिंकर्स पढ़ा जाता है, तो इनको कम से कम नाम के हिसाब से जानना चाहिए। और इनके कुछ कुछ काम हैं, जिसको हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है ना, शोध पढ़ेंगे हम लोग लास्ट जो आपके यूनिट्स हैं। तो होता ये है कि शोध करते हैं अलग अलग लोग, उसी को हम समाजशास्त्री काम बोलते हैं। क्लियर है? जैसे आंद्रे बेती का उस पर काम, श्रीनिवास का ST/SC पर काम, तो ऐसे सबके अलग अलग काम हैं, अलग अलग मुद्दों के विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने उन मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी है। उन मुद्दों को हम लोग क्या करते हैं, कई जगह अपने आंसर्स में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं लिखवा दूंगा कि जनजाति मुद्दों पर किसने क्या कहा, छत्तीसगढ़ में जो जनजाति हैं उन मुद्दों पर किसने क्या बात की, उस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनजातीय मुद्दों पर जब हम बातचीत करते हैं तो किसी का काम हम लिख देंगे एक आध लाइन में, तो बहुत आपके आंसर में इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शनल टाइप करेंगे इसको, तो आप बाकी लोगों से हट के अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। बाकी लोग इसको सामान्य गाइड से पढ़ लेते हैं, है ना। अजय माला की BA MA की किताबें चलती हैं समाजशास्त्र की, लोग उससे पढ़ के रट लेते हैं। तो रट के तो करना बहुत आसान है, लेकिन उससे मार्क्स वैसे नहीं आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ जगह समाजशास्त्री MN श्रीनिवास ने ये कहा, आंद्रे बेते ने ये कहा, ऐसे हम लोग कुछ कुछ जगह लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको हेल्प करेगा। तो ये एक कुछ बैकग्राउंड था। एक भारत में समाजशास्त्र में पिछड़ापन है, उसके 2-3 लाइन लिखेंगे, पैरा बदलिएगा जरा। हाँ लिख लीजिए, लिखवा रहा हूं। भारत में समाजशास्त्र के पिछड़ेपन का कारण यहां लिखिएगा, भारतीय समाजशास्त्र का पिछड़ने का दूसरा प्रमुख कारण, प्रमुख कारण, दूसरा शब्द काट दीजिए। भारतीय समाजशास्त्र के पिछड़ने का प्रमुख कारण यह है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के साथ प्रारंभ से ही अनुसंधान प्रविधियों एवं सांख्यिकी की पढ़ाई नहीं हुई। अनुसंधान प्रविधियों, मेथडोलॉजी, प्रविधियों एवं सांख्यिकी की पढ़ाई, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की पढ़ाई नहीं हुई है। और आज जहां कहीं भी विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्र के साथ उसकी पढ़ाई की जाती है,
उसका स्तर काफी निम्न है। फिर पैरा चेंज करके लिखिएगा, भारतीय समाजशास्त्री पाश्चात्य समाजशास्त्रियों की तरह संख्यात्मक विश्लेषण करने में काफी पिछड़े हुए हैं। संख्यात्मक विश्लेषण करने में काफी पिछड़े हुए हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, कैसे? आई मीन डेटा होने पर क्या फायदा होता है? हाँ, उदाहरण दीजिए, ऑनलाइन से भी बोल सकते हैं आंसर। कोई भी उदाहरण दीजिए ना। नहीं, जैसे कुपोषण पर कोई रिपोर्ट आई, ठीक है ना, पोषण स्तर पर रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में सांख्यिकी होती है। ऑब्वियसली डेटा जो आप कह रहे हैं वो होगा, कितने प्रतिशत बच्चे है ना कुपोषण के शिकार हैं। फिर उनमें भी देख लो कि इनकी जातियां क्या हैं, उनमें भी देख लो कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनमें भी देख लो कि क्षेत्र कौन सा है। और इतना सब कुछ देखने के बाद उसका विश्लेषण आप कर सकते हो वैज्ञानिक ढंग से। कैसे? कि बस्तर के इन्हीं क्षेत्रों में इस बीमारी से लोग ग्रसित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उस क्षेत्र विशेष में कोई समस्या है, हो सकता है ऐसा, है ना। पानी में हम बोलते हैं ना आर्सेनिक वाटर की बात करते हैं, इसका मतलब वो बीमारी पैदा कर देगा। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे थायराइड की जो समस्या है, जो ग्लैंड है हमारा, वो या तो अल्प विकसित है या ज़्यादा विकसित है। थायराइड के पेशेंट छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ के पानी में कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो ऐसे विश्लेषण करते करते आप किसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि मजदूर परिवारों में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे अलग अलग मुद्दों का विश्लेषण करना, तो वो किसकी हेल्प से होगा? सांख्यिकी की हेल्प से। तो उसमें कमजोर है बताया जा रहा है। जैसे जनसंख्या का डेटा आपको दे दिया जाए तो आप उसमें से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंक्लूजन कब निकलेगा? जब आप उसको पढ़ना आएगा, आप पढ़ पाओगे। ठीक है? जैसे जनसंख्या का मान लो आपके सामने आंकड़ा आ गया कि छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पर रेशियो काफ़ी बढ़िया है, जबकि नॉर्थ के स्टेट्स में वो बहुत पुअर है, जबकि वो लोग ज़्यादा अमीर हैं। तो पहला मुद्दा हो गया, इसका पैसा से लेना देना नहीं है, अमीरी से लेना देना नहीं है, विकसित होने से लेना देना नहीं है। आ रहा समझ में? तो कुछ परंपराएं ऐसी रही होंगी वहाँ, इतिहास ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से वो लोग भ्रूण हत्या ज़्यादा करते हैं या लड़कियों को आगे नहीं आने देते। अब वहीं जनजाति समाज में आप देखोगे, छत्तीसगढ़ के बारे में एक विशेष बात बोली जाती है कि छत्तीसगढ़ के लोग सीधे होते हैं। तो लगभग लगभग सभी लोग वैसे हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय जनता है उनके संपर्क में आकर बाहरी लोग भी लगभग लगभग सीधे हो गए। बहुत ज़्यादा तू तड़ाक नहीं चलता हमारे यहाँ। बस वस में आप देखो कॉमन झगड़ा नहीं होता, आने जाने के नाम पर झगड़ा नहीं होता। वहाँ तो नॉर्थ में ऐसे गलती से कंधा टकरा गया तो वहीं खींचतान हो जाएगी, देख के नहीं चल सकते, अंधे हो तुम, है ना। बस हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ सामने वाला पहले से माफी। तो ये सब आंकड़े क्या हैं? आपको विश्लेषण के काम आते हैं कि समाज कैसा है, समाज कैसे चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये भारतीय समाजशास्त्रियों की एक कमी के रूप में इसको देखा जा सकता है कि आंकड़ों में हम लोग थोड़े कमजोर हैं। ठीक है? और एक और तीसरा पॉइंट लिखिएगा, भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के विषयों को ग्रामीण समुदाय, जनजाति जीवन शैली, जाति प्रथा
अपने विषयों को ग्रामीण समुदाय, जनजातीय जीवन शैली, जाति प्रथा, रिश्तेदारी प्रथा, ग्रामीण संघर्ष आदि विषयों तक ही सीमित कर रखा है। भारतीय समाजशास्त्री सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययनों में रुचि नहीं लेते हैं। आप उनको जानते हैं? योगेंद्र यादव? नहीं, योगेंद्र सिंह यादव पहले आम आदमी में थे, आपने देखा है, आपको ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ, पत्रकार नहीं है वो। ये भी फेमस है। और एक और ये है ना, इनको सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखो यहाँ लिखा भी होगा, सेफोलॉजिस्ट। चुनाव का विश्लेषण करने वालों को सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो चुनाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं ये। एन इंडियन एक्टिविस्ट मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, सेफोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिशियन हुज प्राइमरी इंटरेस्ट आर इन दी पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज। तो बेसिकली ये बहुत फेमस हैं, इनके भी सिद्धांतों को देखा जाता है और ये प्रॉपर समाजशास्त्री हैं, योगेंद्र सिंह, ठीक है ना। ये समाजशास्त्री हैं और ये भी बड़े फेमस है। तो ये आंकड़ों पर आधारित काम करते हैं, ठीक है ना, आंकड़ों पर आधारित काम करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। चुनाव के बाद आप देखिएगा अक्सर, ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर छोड़ दिया, और इनको कभी बोलते हुए सुनेंगे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, धीरे धीरे करके बोलते हैं, शब्दों पर पकड़ अच्छी है इनकी। किसान आंदोलन में भी काफ़ी इन्होंने बातें रखी थी अपनी, है ना। तो एनीवेज, मतलब ये सब लोग हैं जो भारतीय समाजशास्त्र में योगदान देते रहते हैं। तो आंकड़ों पर आधारित इनके अध्ययन काफ़ी देखे जा सकते हैं। अब लिखिएगा समाजशास्त्र की उपयोगिता। समाजशास्त्र की उपयोगिता। लिखिएगा भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता। भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। हालांकि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पश्चिमी देशों में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। जबकि भारत में
अभी पूर्ण रूपेण स्थापना के लिए संघर्षरत है। पैरा चेंज करके लिखे, भारतीय समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं, भारतीय समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं की उपस्थिति दिखाई देती है। जिनके समाधान के लिए समाजशास्त्र की उपयोगिता बढ़ जाती है। सामाजिक समस्याएं जैसे जातिवाद, सामाजिक असमानता, घूसखोरी, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जनसंख्या की समस्या, गरीबी, जनसंख्या की समस्या, गरीबी, महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति, इन सभी समस्याओं को समझने में समाजशास्त्र सहायक हो सकता है। अब पहला बिंदु लिखिए उपयोगिता का, सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक, सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक, दूसरा राष्ट्रीय एकता में सहायक, राष्ट्रीय एकता में सहायक कैसे होगा? नहीं, राष्ट्रीय एकता में समस्या मत देखो ना, कुछ अच्छे गुण भी तो हैं हमारे यहाँ। जैसे अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग हैं, उनके बीच किस तरह से एकजुटता है, इसको समाजशास्त्र अध्ययन कर सकता है। जैसे अभी देखोगे वर्तमान जो वातावरण है उसमें राजनीति के कारण धार्मिक रूप से समाज बटा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। अब राम मंदिर ऐसा नहीं है कि पहले नहीं है इस देश में और अभी एकदम से नया कुछ हो गया। उस जगह को लेकर चुनौतियां बहुत थी पूरे समाज में। है तो वो इस भारत देश की ही जमीन, ऐसा नहीं ना अरब के लोग अपने साथ उस जमीन का टुकड़ा लेकर आए होंगे या वहीं आकर मंदिर मस्जिद बना दिया होगा, वो इस देश की का हिस्सा है। अब उसको लेकर मंदिर का निर्माण भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मंदिर निर्माण के आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकना वो गलत है। उसमें समाज में दो गुट में डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। तो राम भगवान तो पहले से भी उपस्थित है। आप देखोगे रामायण को जितना देखा इस देश के लोगों ने उतना किसी सीरियल को नहीं देखा होगा, रामायण महाभारत को। तो जब दूसरे धर्म के लोग भी देखे होंगे तो ये सोच के तो नहीं उठ गए होंगे ना, अरे ये तो हिंदुओं का सीरियल है, कौन देखे इसको, छोड़ो। लेकिन भरपूर व्यूअरशिप, उसी प्यार मोहब्बत से लोगों ने देखा, वही सम्मान किया, है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। राजनेता कई बार अपनी राजनीति के लिए चीज़ों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, या वो सोचते हैं एक तरफा वोट मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, डिवाइड तैयार हो रहा है, एक खाई दिखाई दे रही है जिसमें कम पढ़ा लिखा व्यक्ति गिरता जाएगा, क्योंकि उसको भड़काना आसान है, दो चार बातें बोलो भड़क जाएगा वो, उसके भगवान को, उसके अल्लाह को कुछ बोल दो, आप देखो तुरंत भड़क जाएगा वो, तलवार वगैरह निकाल के वो भूल जाएगा कि मुझे जेल होगी, पीछे मेरे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, भूल जाएगा वो, उतनी देर में भड़क के वो दंगा फसाद कर देगा। तो एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन समस्याओं को का समाधान किया जा सकता है समाजशास्त्र के माध्यम से, बेहतर अध्ययन के माध्यम से, कि वास्तविक क्या है। हमारी संस्कृति एकजुट होकर रहने की थी, हमें जो सभ्यता मिली है, सभ्यता में इन्हीं सब बातों को हमने पढ़ा है, लिखा है, समझा है। और विदेशी धर्म बहुत सारे आए, इस्लाम विदेशी धर्म है, मतलब बाहर से आया है, क्रिश्चियनिटी बाहर से है, उसके बावजूद भी इस देश में एक हमेशा एक ताकत रही कि सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, और रहे भी हैं इतने साल से। अचानक फिर से उस तरह की खाई पैदा करना डेंजरस है, समाज को बांटने जैसा है। अच्छा, संख्या एक दो में भी नहीं, करोड़ में। जैसे आप पाकिस्तान में देखोगे हिंदुओं की संख्या बहुत नगण्य है, लेकिन यहां पर मुसलमानों की संख्या आप देखोगे तो अच्छी खासी, ठीक है ना, 10-20% से ज्यादा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपस में नहीं तो पब्लिक भिड़ जाएगी। निचले स्तर पर जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें ये झगड़ा ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर समाजशास्त्र हमारे देश में एकजुटता का प्रतीक हो सकता है। समाजशास्त्र वो समाधान दे सकता है कि हमें सांप्रदायिक नहीं होना है, हमें मिलजुल कर रहना है, तो वहां पर समाजशास्त्र प्रवेश कर सकता। इसीलिए लिखा कि एकजुटता के लिए काम कर सकता है। आगे लिखिएगा तीसरा। अच्छा, जाना है, ठीक है ठीक है, बस छोड़ ही रहा हूं मैं, प्लीज, ओके, कोई बात। नई परिस्थितियों से अभियोजन कराने में सहायक, नई परिस्थितियों में अभियोजन कराने में सहायक, अभियोजन मतलब एडजस्टमेंट। अगला, ग्रामीण उत्थान में सहायक, अगला बिंदु, जनजातियों की समस्याओं को हल करने में उपयोगी, जनसंख्या संबंधी समस्याओं को समझने में उपयोगी, आर्थिक विकास के कार्यान्वयन में सहायक, आर्थिक विकास के कार्यान्वयन में सहायक, क्योंकि इससे क्या है, आप अंदाज लगा सकते हैं ना कि भाई गरीबी कितने प्रतिशत कम हो रही है अध्ययन के माध्यम से, लोगों में वाकई विकास का लाभ मिल रहा है या नहीं, मनरेगा का लाभ मिल रहा है या नहीं, दाई दादी क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक, है ना, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ग्रामीण परिवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, इनका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव है, इसके अध्ययन को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। टॉयलेट बनाने वाली स्कीम जो है स्वच्छ भारत अभियान, उसका ग्रामीण जीवन पर क्या असर पड़ा, महिलाओं के सम्मान को कितना ऊपर हम उठा पाए, ऐसे मुद्दों को हम अध्ययन में ला सकते हैं। कल हम लोग अन्य विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का संबंध पढ़ेंगे कल, ठीक है। क्या चीज, प्रकृति करेंगे। हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, वो लोग क्या है, वो लोग जब भी अध्ययन करते हैं वो लोग आंकड़ों को आधारित अध्ययन करते हैं। उनका योगदान बहुत सारे सिद्धांतों में है, मतलब उनके अध्ययन कार्य ज़्यादा है जबकि हमारे अध्ययन कार्य कम है ना। हम हर चीज़ में उन्हीं का एग्जाम्पल देते हैं,
उन्होंने जो फाइंड आउट किया उसी एग्जाम्पल को लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं समाज में। आप देखो हमारे यहाँ का कितना हम लोग जानते हैं। कार्ल मार्क्स को आप पहले से जानते थे, इस क्लास में आने के पहले से नाम जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और जबकि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का हमें नाम ही नहीं पता कि कौन है। ऐसे ही मैनेजमेंट में कुछ विषयों में तो हम अच्छे हैं, प्रबंधन में आप देखोगे जो एमबीए के टाइम पर पढ़ाया जाता है वो सब में फॉरेनर्स को पढ़ाते हैं हम, क्यों भारतीयों का योगदान है ही नहीं के बराबर है। तो प्रॉब्लम यहीं पर है विकसित और विकासशील में। हमारे यहाँ रिसर्च की सुविधाएं बहुत कम है, मतलब भारत में 2-4 यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया जाए, जेएनयू, डीयू, बाकी रिसर्च खत्म है। क्लियर है, खासकर समाजशास्त्र को लेकर, पॉलिटिकल साइंस को लेकर। तो आप देखोगे नए विचारक हमने पैदा नहीं किए, हमारे कट कॉपी पेस्ट का ज़्यादा है, शॉर्टकट, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शोध में नहीं जाना चाहता। कॉलेज के प्रोफेसर राजनीति में उलझ जाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कॉलेज आप बता दो जहाँ पर आप जाकर सोचते होगे कि ऑक्सफोर्ड जैसा माहौल होगा, इनफैक्ट एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं। अभी जेएनयू में देखो राजनीति ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई कम है, माहौल ऐसा हो गया ना। या तो गवर्नमेंट सरकारें उनके ऊपर प्रहार करने में लगी हैं, वो लोग भी अपना गुट बना कर आंदोलन करने में लगे हुए हैं। तो जो पढ़ाई का माहौल है, आपने कभी नहीं सुना होगा ऑक्सफोर्ड के बारे में कि ऑक्सफोर्ड से निकले हुए बच्चे जो हैं वो वहाँ पर कोई समस्या चुनौती। कैम्ब्रिज है ना, येल यूनिवर्सिटी, सब बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, इनका काफ़ी नाम है पढ़ाई के नाम पर। रिसर्च वर्क काफ़ी तगड़ा होता है वहाँ पर, इतना आसान नहीं वहाँ रिसर्च करना। तो जो करते हैं फिर वो वाकई वो रिपोर्ट जो तैयार होती है वो पढ़ने लायक होती है। हमारे यहाँ लाओ भैया सॉफ्ट कॉपी लाओ, कट कॉपी पेस्ट करो, नहीं है तो स्कैन करो, मिलाओ 8-10 लोगों की रिपोर्ट और नई किताब लिख दो। वो लोग ओरिजिनली अपनी किताब लिखे हुए हैं, ठीक है ना, अपने विचार प्रस्तुत किए उन्होंने, समाज के बारे में अध्ययन किया। तो उस तरह की चीज़ हमारे देश में नहीं है, यही रीज़न है कि पिछड़ापन है, ठीक है। और सुविधाएं नहीं है, सरकारी पैसा कम मिलता है, या मिलता भी है तो करप्शन में बह जाता है। आप रविशंकर चले जाओ, है ना, कहीं लगेगा खिड़की अब गिरने वाली है, बाथरूम चले जाओ दरवाज़ा गायब है, पानी नहीं आ रहा है टॉयलेट में। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब जब तक आप इंफ्रा नहीं रखोगे लोगों का पढ़ने में मन कैसे लगेगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ जो दल आएगा वो अपने हिसाब से कुलपति बैठाएगा, वो सरनेम देखेगा कौन सी जाति का है, धर्म का है, उसके हिसाब से अपने आदमी को बैठाना है। हम मेरिट के बेसिस पर काम कहाँ करते। मैं तो बहुत आलोचना करता हूँ रविशंकर की, बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि आप स्थापित ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ का कोई माहौल नहीं पढ़ने का, ठीक है। सब चीट मार के पास होते हैं आखिरी में 15 दिन पहले, इट्स ओके वाली बात है। तो कोई स्तर ही नहीं पढ़ाई का यहाँ पर, तो वो होना चाहिए। मैं भी यहीं के ही कॉलेज से पढ़ा हुआ, बीबीए किया मैंने। तो बहुत खराब स्थिति में है लोग, जबकि हमारे पास इतना पैसा है, हम बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी को तैयार कर सकते हैं। एकमात्र ही तो है जो ढंग से है, बाकी तो सब छुटपुट है, ऐसे ही काम चल रहा है। तो पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हमारे यहाँ राज्य में। चलिए कल मिलते हैं फिर।